वेलकम टू स्वेवन लर्नर्स। माय नेम इज़ गुफरान अजमत और स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू सेशंस में। अभी हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये 25 क्वेश्चंस वो क्वेश्चन है जो लास्ट 1 वीक से हम न्यूज़पेपर एनालिसिस में ये सब टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस देखते हैं और आंसर्स देखते हैं उनका, ताकि आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसको और वो बोलते हैं ना पुख्ता पक्का एकदम और पक्का फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में आप डाल दिए। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से इंसान को अपनी गलती पता चलती है। गलती पता चलने से वो हैमर लेकर के वो डेटा को अपने ब्रेन में फिक्स करना स्टार्ट कर देता है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आईएसए से रिलेटेड है, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसको बोलते हैं। इसमें पहला ऑप्शन जो है, डेनमार्क वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रैटिफाई द आईएसए। सेकेंड पढ़े आप, द सनशाइन कंट्रीज आर प्रेजेंट एट द इक्वेटोरियल लाइन सिंस दे रिसीव द मैक्सिमम सन रेज। तो वो सनशाइन कंट्रीज जो होती है वो इक्वेटोरियल लाइन पे प्रेजेंट होती है। जैसे अगर ये आपका अर्थ है तो ये बोल रहा है कि सनशाइन वाली जो कंट्रीज़ है वो आपकी इक्वेटोरियल लाइन पे प्रेजेंट होती है। ये हमारा इंडिया हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, वन ऑफ द मिशन आईएसए का क्या है, एवरी हाउस नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव अ लाइट एट होम। तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखिए अगर आप सेकंड वाला स्टेटमेंट देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि क्या बस इक्वेटोरियल लाइन वाली कंट्री सनशाइन कंट्रीज वो कहलाएगी, या फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन वाली कंट्रीज होगी ना। तो आपका ये वाला स्टेटमेंट तो ऐसे भी गलत हो जाता है। तो आप 2 को एलिमिनेट करेंगे और ये डेनमार्क करेक्ट है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड ओके, तो थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये COP21 जो 2015 में हुई थी, यूएन क्लाइमेट मीटिंग इन पेरिस, यहाँ पे लॉन्च हुआ था। ये एक ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो गुड़गांव में ही, यहाँ हमारे इंडिया में ही इसकी हेडक्वार्टर है। क्योंकि ये जो आइडिया है ये हमारे ही प्राइम मिनिस्टर का आइडिया है। अभी देखिए जो सनशाइन कंट्री है वो लाइज ईदर कम्प्लीटली और पार्टली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन। हाँ बट ये वाला देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इक्वेटोरियल लाइन लिखा हुआ था, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया था। डेनमार्क हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रैटिफाई आईएसए। और ये हमें फर्स्ट कंट्री क्यों इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक तो इसका हेडक्वार्टर इंडिया में, प्लस ये इंडियन आइडिया है, और ये अभी लेटेस्ट है ना, जनवरी 8 2021 को डेनमार्क ने रैटिफाई किया। इसलिए आपको ये वाला चीज़ ध्यान में होना चाहिए। तो आप डेनमार्क को भी याद रखेंगे। ओके, the amendment was opening its membership to all member states of the United Nation. Okay, सारा मेंबर्स के लिए। आईएसए वाज कंसीव्ड एज अ कोलिएशन ऑफ सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज। विजन क्या है, लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। ओके, इसका मिशन जो वहाँ पे लिखा हुआ था, एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव द लाइट एट होम। ठीक है, इसकी असेंबली अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, एनुअली मीट करती है एट मिनिस्ट्रियल लेवल एट द सीट ऑफ आईएसए। आईएसए इज टू लॉन्च, क्या लॉन्च करने वाला है, द वर्ल्ड सोलर बैंक इन यूएफसीसी COP26 शेड्यूल्ड इन 2021। तो देखिए ये वर्ल्ड सोलर बैंक लॉन्च करने वाला है। ये भी आपकी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इनकरेक्ट ढूंढना। आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे, ठीक है, कि इनकरेक्ट या फिर करेक्ट आपको पूछा है। समुद्रयान प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। It is the first unmanned mission to the surface of ocean. India now joins the allied club of nations such as USA, Russia, Japan, France and China. कितनी कंट्री है, USA 1, 2, 3, 4 and 5 to have such underwater vehicle. आपको इसमें इनकरेक्ट पूछना है। तो देखिए पहला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं आती है। जल्दी सोचिए कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है। आई थिंक ये साइंस मिनिस्ट्री का। क्या ये अनमैन्ड मिशन है दोस्तों या फिर मैन्ड मिशन है? इट इज़ अ मैन्ड मिशन, इट इज़ नॉट एन अनमैन्ड मिशन। तो आपका 1 and 2 जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए ये करेक्ट है। आपको ध्यान देना है कि यूएसए, रशिया और चाइना तो हो गई, यूएसए, रशिया, चाइना, साथ में जापान एंड फ्रांस के पास भी ये वाला जो अंडर वाटर व्हीकल है। अब इंडिया भी उसको एलाइड क्लब को ज्वाइन कर लिया। तो आपका आंसर इनकरेक्ट इसमें 1 and 2 है। थोड़ा सा देख लेते हैं समुद्रयान प्रोजेक्ट के बारे में। इंडियाज फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन। हाँ, अब क्या है, यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस एंड चाइना के साथ इंडिया भी इस चीज़ में ज्वाइन। देखिए ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर। ओके, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है। ओके, इट हेल्प्स इन कैरिंग आउट डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉन लिविंग रिसोर्सेज सच एज पॉलीमेटालिक मैंगनीज नोड्यूल्स, गैस हाइड्रेट्स, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स, कोबाल्ट क्रस्ट लोकेटेड एट द डेप्थ बिटवीन
बिटवीन द 1000 एंड कितना 5500 मीटर्स, ओके। और ये जो पार्ट है समुद्रयान प्रोजेक्ट, ये डीप ओशन मिशन का पार्ट होगा, ओके। द प्रिलिमिनरी डिज़ाइन ऑफ द मैन मत्स्य 6000 इज कम्प्लीटेड, ठीक है। ये जो मैन सबमर्सिबल है इसका नाम क्या है, मत्स्य 6000, ओके। मत्स्य 6000 is completed and realization of vehicles is started with various organization including ISRO, ITM and DRDO। तो ये चीज़ भी आपको बिल्कुल ध्यान देना है, ओके। इंडिजिनियसली डेवलप्ड व्हीकल है ये, और इसका जो कैपेबिलिटी है वो सी बेड में 6 किलोमीटर के डेप्थ में जा सकता है। कितने आवर्स के लिए, आपका 72 आवर्स के लिए, ओके, 72 आवर्स के लिए। द मैन सबमिसिबल इज डिज़ाइन टू कैरी 3 पर्सन, कितने लोग, 3 लोगों के लिए। आपको ये चीज़ 3 पीपल आपको ध्यान देना। देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो आपको ध्यान देना होता है। 6 किलोमीटर के ले जाएगा, 3 पर्सन को लेकर के जाएगा, ठीक है। प्रेशर कंपनसेटेड बैटरीज है, प्रोपल्शन सिस्टम है, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, ये सब अगर आप मेंस में कहीं पे आता है ना, तो ये सब आपको, ये प्रीलिम्स के लिए ये सारा चीज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस याद रखना है, फर्स्ट मैन मिशन है, ये डीप ओशन मिशन का पार्ट है, ये सारा चीज़ आपको याद, 3 लोगों को लेकर के जाना है और 6 किलोमीटर्स के डेप्थ में जाने वाला है। द रीसेंट और ये एक और इन्फॉर्मेशन था, मत्स्य 6000 जो है प्रिलिमिनरी डिज़ाइन मत्स्य 6000 का कंप्लीट हो गया है, ओके। उसके द रीसेंट फेंडाउजे मैन सबमर्सिबल जो व्हीकल है डेवलप्ड बाय चाइना हैज़ टच्ड कितना 11,000 मीटर्स वाटर डेप्थ आप बोलेंगे। तो फेंदाउजे जो है ये किसकी है, जापान की नहीं है बट ये चाइना की है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। उसके बाद फिर आपका ब्लू कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करिए। ब्लू कार्बन, okay, blue carbon is an organic carbon that is mainly obtained from decaying plant leaves, woods, roots and animals। लेकिन मैंने आपको बोला है कि आप अगर कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले ना, कोई भी क्वेश्चन को, तो आप उसको अटेम्प्ट करने से पहले ये देखिएगा कि वो करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है। ये करेक्ट पूछ रहा है, ओके। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड बाय कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम, कौन सा, कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम। उसके बाद सुंदरबन नेशनल पार्क इज अमॉन्ग द 5 साइट्स दैट हैव द हाईएस्ट ब्लू कार्बन स्टॉक्स ग्लोबली। और मज़े की बात ये है कि इस टॉपिक को दोस्तों मैंने आज ही अपलोड किया है यूट्यूब पे, इस टॉपिक को मैंने आज ही अच्छे से डिस्कस किया था। तो देखिए इसमें करेक्ट पूछ रहा है, तो इसमें जो आपका आंसर ये ऑल 3 है। देखिए ब्लू कार्बन ओशियानिक कार्बन को भी बोलते हैं, जो आपका कोस्टल इकोसिस्टम एंड मरीन से रिलेटेड होता है। और अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया कि 5 साइट्स है टोटल, उसमें सुंदरबन नेशनल पार्क भी एक साइड आता है। और ये तो स्टेटमेंट आपका ही है, कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड बाय कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम। ब्लू कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन भी बोलते हैं, जो कि डिकेइंग प्लांट्स, लीव्स, वुड्स, रूट्स एंड एनिमल से आता है। तो आपका 1, 2 एंड 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला चीज़ आज मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, ओके। अब G20 नेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो दोस्तों इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसका सेक्रेटेरिएट जिनेवा है बोला है। G20 का जो चेयर है एनुअली रोटेट होता है, द प्रेसिडेंसी रोटेट्स बिटवीन ईच ग्रुप डिवाइडेड अमॉन्ग द मेंबर्स। ट्रोइका इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द एम्बिशियस G20। अब इसमें आपको इनकरेक्ट पूछ रहा है, और अगर आपको G20 के बारे में थोड़ा सा भी पता होगा, देखिए उसमें 19 कंट्रीज़ है प्लस यूरोपियन यूनियन है। आपको ये सेक्रेटेरिएट वाला इन्फॉर्मेशन गलत है, क्योंकि कोई इनका आई थिंक कोई कंफर्म सेक्रेटेरिएट, देखिए ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये वाला आपका इनकरेक्ट है, तो थर्ड आपका आंसर होगा। तो हम देख लेते हैं थोड़ा G20 के बारे में। देखिए एक इनफॉर्मल ग्रुप है ये, इट इज़ एन इनफॉर्मल ग्रुप। ये वाला सेंटेंस को आप ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे आपको स्ट्रेस देना है। 19 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन, with representatives of the International Monetary Fund and the World Bank, यहाँ से भी इसके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। It comprises a mix of world's largest advanced and emerging economies, ठीक है। 85% of the population, 80% of the global investment, 75% of the global trade। और जो ये कंट्रीज़ है, इतनी सारी कंट्रीज़ है। देखिए आई थिंक 2020 के पेपर में UPSC ने G20 का कौन सा मेंबर्स है ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आपको मेक
श्योर कि आप कुछ ट्रिक्स एंड ऑल लगा करके ये सब चीज़ों को याद करते रहने की कोशिश करें एग्ज़ाम से पहले। जैसे आई थिंक G20 का मैंने जो याद किया था वो कुछ ऐसा ट्रिक था जो आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, सीता, आप, FCI, SBI ऐसे करके कुछ मैंने ट्रिक बनाया था। गुरुजी ऐसे, गुरुजी सीता अब FCI SBI में काम करती है, ऐसे कुछ किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 गुरुजी सीता अब FCI SBI ऐसे करके मैंने कुछ याद किया था, तो वो मुझे वापस से देखना पड़ेगा, आई एम मिसिंग इट। तो उस हिसाब से देखिए, जैसे GURU आपका हुआ ना, तो आपका जर्मनी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जर्मनी है, ठीक है। आपका R से रशिया हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब में अर्जेंटीना, ब्राज़ील हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका I से इंडोनेशिया, इंडिया, देखिए बहुत सारा I है ना, G वाला I है, यहाँ वाला I है, इंडोनेशिया, इटली, इंडिया, ऐसे करके आपको ध्यान दे करके ये सब मेंबर्स को याद करना है। अब इतना डिटेल में मैं आपको यहाँ पे वो सारा चीज़ डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। इनकी प्रेसिडेंसी रोटेट होती है अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम एंड इंश्योर अ रीजनल बैलेंस ओवर टाइम। Okay, for the selection of presidencies, the 19 countries are divided in 5 groups and each having no more than 4 countries. जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होती है बिटवीन ईच ग्रुप। एवरी ईयर G20 सेलेक्ट्स अ कंट्री फ्रॉम अनदर ग्रुप टू अ प्रेसिडेंट। इंडिया इज इन ग्रुप 2 विच ऑल्सो हैव रशिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। इंडिया इनके साथ आता है। देखिए G20 का परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होता है, इसलिए ये वाला रॉन्ग है, जैसे मैंने आपको बताया था। ओके, इंस्टेड G20 प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द G20 एजेंडा इन कंसल्टेशन विद अदर मेंबर्स एंड इन रिस्पॉन्स टू द डेवलपमेंट इन ग्लोबल इकोनॉमी। अभी जो ट्रॉयका, एवरी ईयर व्हेन अ न्यू कंट्री टेक्स ऑन दी प्रेसिडेंसी, देखिए सेक्रेटेरिएट फिक्स नहीं है बट इसकी प्रेसिडेंसी रोटेट होती है, 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जब एवरी ईयर जब एक नई कंट्री या इसकी प्रेसिडेंसी लेती है ना, इट वर्क्स हैंड इन हैंड विद द प्रीवियस प्रेसिडेंसी, इट वर्क्स हैंड इन हैंड विद द प्रीवियस प्रेसिडेंसी एंड दिस कलेक्टिवली इज नोन एज ट्रॉयका। तो जैसे ये ट्रॉयका यहाँ पे लिखा था, कंटिन्यूटी ऑफ एम्बिशंस ऑफ G20। तो ट्रॉयका जो है वो आपका इसी चीज़ से रिलेटेड है कि अभी वाली जो प्रेसिडेंसी है ना, जो लेटेस्ट वाली है, वो पास्ट वाली जो प्रेसिडेंसी थी उनके साथ में मिल करके कंटिन्यूस फंक्शनिंग करेगी उस चीज़ को। तो इससे आपका जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन होता है। और इस साल का G20 समिट स्केड्यूल्ड है एट रोम एंड इटली, इटली जो है होल्ड्स द प्रेजेंट प्रेसिडेंसी। अभी जो लेटेस्ट वाला प्रेसिडेंसी है वो इटली के पास है और ये स्केड्यूल्ड कहाँ है समिट, इटली में, आई एम सॉरी रोम में है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 जो है चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस रिपोर्ट के बारे में। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्या IMF रिलीज करता है दोस्तों चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन रिपोर्ट? अच्छा, इसमें आपको करेक्ट ढूंढना है। GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ह्यूमन प्रोड्यूस्ड कैपिटल एंड नेचुरल कैपिटल, ये इंडाइसेस यूज होता है इसको यूज करने के लिए। तो देखिए सेकंड वाला, देखिए मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में ना अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो देखिए चांसेस होता है अगर इस टाइप का कुछ डिस्क्रिप्शन लिया हुआ है ना, तो ये वो लोग डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये एक ट्रिक भी मान लो ये 90% ऑफ द टाइम काम करता है कि ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट ही होता है। बट देखिए यहाँ पे अगर ये वाला चीज़ आपको नहीं पता ना, ये कभी कभी वो लोग करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, कभी कभी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वहाँ पे आपको पक्का पता होना चाहिए, तभी आप इस आंसर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए IMF नहीं होता, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक होता है। वर्ल्ड बैंक आपकी रिलीज करती है चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस रिपोर्ट। ओके, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की है। आप ये वाला चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन जो है करेक्ट पूछा है, बैलिस्टिक मिसाइल बोला है कि गाइडेड मिसाइल है। अभी 2 तरह की मिसाइल होती है, एक होती है क्रूज मिसाइल, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, तो कौन सी क्रूज मिसाइल होती है, कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल होती है, कौन सी गाइडेड होती है, कौन सी अनगाइडेड होती है, कौन सी सेल्फ प्रोपेल्ड होती है टिल द एंड ऑफ इट्स फ्लाइट, और कौन सी होती है जिनको प्रोपेल्शन इनिशियली चाहिए होता है, कौन सी मिसाइल की मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री वाला जो MITR
जो आपका फीचर है वो है। ओके, ये सारा चीज़ मैंने पास्ट में डिस्कस किया हुआ है दोस्तों, तो आपको ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल गाइडेड मिसाइल है बोला है, बैलिस्टिक मिसाइल सेल्फ प्रोपेल्ड होता है टिल द एंड ऑफ इट्स फ्लाइट लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, क्रूज मिसाइल लीव द अर्थ एटमोसफेयर एंड री एंटर इट बोला है। देखिए, ये अगर अर्थ है आपका, तो एक मिसाइल ऐसा होगा कि अर्थ ये सपोज अर्थ एटमोसफेयर यहाँ से, तो वो क्या होगा कि अर्थ एटमोसफेयर को के ऊपर जाएगा एंड वापस एटमोसफेयर में आपका एंट्री लेगा। और कुछ मिसाइल ऐसे होंगी जो अर्थ एटमोसफेयर के नीचे ही जाएंगी, ठीक है, ऊपर कभी भी नहीं जाएंगी, तो उनको री एंट्री का बात ही नहीं पैदा होता है वहाँ पे। तो आपको ये सब डिफरेंस पता होनी चाहिए। तो अब हम देखते, देखिए यहाँ पे आंसर क्या है इसका, 1, 2 एंड 4 है। क्यों? थर्ड नंबर जो आपका रॉन्ग है। क्या क्रूज मिसाइल लीव करती है अर्थ का एटमोसफेयर का री एंटर करने के लिए? क्रूज की बैलिस्टिक मिसाइल, देखिए बैलिस्टिक मिसाइल है जो वो ऐसे करके वो अर्थ के एटमोसफेयर को छोड़ करके जाती है। क्रूज मिसाइल तो अर्थ के एटमोसफेयर के अंदर ही जाती है ना, शॉर्ट टारगेट हिट करती है। तो ये वाली जो है आपकी, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अभी देखिए थोड़ा सा है, मैं इसको आपको जल्दी से ये चीज़ डिस्कस करवा देती हूँ, हालांकि ये चीज़ मैंने पहले से ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है एक बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी फॉलो करती है टू डिलीवर वॉरहेड्स ऑन ए प्री डिटरमाइंड टारगेट। Ballistic trajectory is a path of an object that is launched and has no active propulsion during its actual flight. These weapons are guided only during relatively brief periods of flight. इसका जो ट्रेजेक्ट्री होता है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय इनिशियल वेलोसिटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, कोरियोलिस फोर्स। ये इसमें बहुत टाइप, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो विद इन अर्थ एटमोसफेयर रहती है, लेकिन एक लॉन्गर रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल होती है। ये लॉन्च होती है ऑन अ सब ऑर्बिटल फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर फ्लाइट आउट ऑफ द एटमोसफेयर के बाहर। लॉन्ग रेंज मिसाइल लीव द अर्थ एटमोसफियर एंड री एंटर। तो जो शॉर्ट रेंज वाली होती है वो शॉर्ट में काम करती है, लेकिन जो लॉन्ग रेंज वाली होती है वो अर्थ एटमोसफियर को लीव करके और वापस एटमोसफियर में एंटर करती है। बहुत हेवी पेलोड जाती है, लेके जाती है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल होती है, जैसे अग्नि 5 इंडिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, 5000 प्लस किलोमीटर ये जाती है, और यही मिसाइल है जिसको यूज़ करके हम चाइना को भी उड़ा सकते हैं। ओके, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि सीरीज, धनुष सीरीज, ये सारा क्रूज मिसाइल होती है, सॉरी बैलिस्टिक मिसाइल होती है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है ये गाइडेड मिसाइल होती है। इसका टारगेट पहले से सेट होता है और टेरेस्ट्रियल टारगेट्स यूज़ कर सकते हैं। It flies a major portion of its flight path at approximately constant speed, और ये एटमोसफेयर के अंदर ही रहती है थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड रहती है टिल द एंड ऑफ इट्स फ्लाइट, सिमिलर टू रहती है ये जेट इंजन। और ये किसके सिमिलर है दोस्तों? ये रॉकेट इंजन के सिमिलर है, रॉकेट इंजन एंड जेट इंजन। अभी आपको रॉकेट इंजन एंड जेट इंजन में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। इसमें एयर ब्रेदर का कॉन्सेप्ट आता है कि देखिए रॉकेट इंजन में क्या होता है कि वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाते हैं, लेकिन जो जेट इंजन होती है वो ऑक्सीजन एटमोसफियर से लेती है। क्योंकि क्रूज मिसाइल देखो ऐसे मिसाइल होती है वो कभी भी अर्थ के एटमोसफियर को नहीं लीव करेगी, अर्थ के एटमोसफियर को लीव नहीं करोगी तो उसको ऑक्सीजन वो एटमोसफियर से ले सकती है, इसलिए जेट इंजन होती है, ठीक है। बहुत प्रिसीजन होता है, पेलॉड कैपेसिटी इसका लिमिटेड है, इसका अच्छा खासा पेलॉड कैपेसिटी होता है बैलिस्टिक मिसाइल का। इसका ब्रह्मोस मिसाइल एक आपका एग्जाम्पल है। ये कन्वेंशनल वॉरहेड कैरी करती है, ये तो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड को भी कैरी करती है दोस्तों। और क्रूज मिसाइल में सबसे आपका जो अभी लेटेस्ट का एग्जाम्पल है ब्रह्मोस, इसको किसने बनाया है? इसको रशिया ने, एंड ये विथ इंडिया इसके साथ है। तो रशिया की जो मॉस्को नदी है उससे मॉस आया, और इंडिया की ब्रह्मपुत्रा से ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्को, तो आपका ब्रह्मोस यहाँ से निकल करके आता है। चलो इतना ठीक है। सिल्वर फॉरगेट मी नोट समटाइम्स इन द न्यूज़, ये क्या है? बटरफ्लाई है, एक फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड है। शैडो फॉरेन पॉलिसी फॉलोड इन जापान, सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्पर्म व्हेल्स। तो ये जो सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्पर्म व्हेल्स, ये मैंने भी कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था, इसको एम्बरग्रेस बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले वाला जो लास्ट वीक वाला क्लास है वहाँ पे, ओके। शैडो फॉरेन पॉलिसी होगी जापान की, कोई ऐसे सिल्वर फॉरगेट मी नॉट ऐसा कुछ फॉरेन पॉलिसी लग रहा है क्या? और कोई पेस्टिसाइड का ऐसा नाम रखता है क्या? तो ये जो है बटर फ्लाई की स्पीशीज़, अगर आपको पता नहीं है तो गेसगिरी में भी ये निकल जाएगा आपको, बट अगर पता है तो ओके, बटरफ्लाई स्पीशीज़ इसका आंसर है।
You are now at Barnadi Wildlife Sanctuary. Your next destination is Kaudinya Wildlife Sanctuary. ठीक है. What is the minimum number of states you need to cross your destination? ठीक है. अब सोर्स एंड डेस्टिनेशन इंक्लूडेड. अब देखिए इस आंसर को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि कौदिनिया कहाँ पे है, बारनदी कहाँ पे है, तभी तो आपको पता चलेगा ना. जैसे मैं आपको आंसर बता भी देती हूँ कि 4 आंसर है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे. देखिए आपको पता होना चाहिए कि कौदिनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी आंध्र प्रदेश में आएगी और बारनदी आपकी आसाम में आएगी. अब आप मैप को देखेंगे ना तब आप, अब देखिए अब आप थोड़ा आप गेस कर रहे होंगे कि अब ओके अभी आप आसाम में हैं, ठीक है, तो 4 स्टेट कैसे होगा, आपको जाना है उड़ीसा में. तो अब अगर अभी आप आसाम में हैं तो आप कहाँ एंटर करेंगे, आसाम के बाद ऑब्वियसली आसाम से निकलने के लिए आपको वेस्ट बंगाल में एंटर करना होगा. वेस्ट बंगाल के बाद आप कहाँ एंटर करेंगे, आप उड़ीसा एंटर करेंगे. उड़ीसा के बाद आप आंध्र प्रदेश एंटर कर लेंगे, है ना. तो टोटल कितना स्टेट हुआ आपका, 4 हो गया. आसाम हो गया आपका, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया. तो ये वैसा टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये. तो ओके बारनदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम देते. अब देखिए अब बार बार मैं आपको बोलती हूँ कि नेशनल पार्क्स जो होते हैं ना, नेशनल पार्क्स वो आपको सारे के सारे पता होने चाहिए, नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व. लेकिन जो आपका ये होता है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को याद कर लो, ठीक है. अब इसमें क्या है आपका कि आपको वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को याद करना है ना जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज न्यूज़ में रहती है. जैसे कौदिनिया एंड बारनदी हमने डिस्कस किया हुआ था, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना है. तो ये बारनदी जो है आपकी आसाम की है एंड कौदिनिया आपकी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है. ये चीज़ आप इसमें याद रख लेंगे. नेक्स्ट, द प्रोटेक्टेड प्लानट रिपोर्ट 2020 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, FAO, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, BNHS एंड UNEP. अब देखिए आप अगर आपको आंसर नहीं भी पता तो आप थोड़ा सा इसको गैस करने की कोशिश करिए तो मे बी आपका आंसर निकल पाएगा. FAO, क्या FAO हो सकता है, क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चर, यहाँ पे प्रोटेक्टेड प्लैनेट की बात हो रही है. ओके प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, प्रोटेक्टेड प्लैनेट, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या ये बर्ड्स एंड ऑल से रिलेटेड है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. तो अगर आप एलिमिनेट करके भी कुछ आंसर अगर यहाँ पे और यहाँ पे भी आप पहुँच गया ना कि ये दोनों हो सकता है, देखिए ये दोनों तो पैसे भी एलिमिनेट कर दीजिएगा तो आपका 50-50 चांसेस बनता है, तो फिर आप शायद अटेम्प्ट ले सकते हैं. तो इसका आंसर तो फिलहाल UNEP है. ओके नेक्स्ट जो है आपका बेनिफिट्स पूछा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का. नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड वेरिफिकेशन, मोर रिजिलियंट देन करंट सिस्टम एंड रिड्यूस डेटा डुप्लीकेशन. ये आपका कोर्स है. अब आपको आंसर ढूंढना है इसमें. देखिए मेजॉरिटी ऑफ द ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है, क्योंकि देखिए ब्लॉकचेन जो है ये एक डिसेंट्रलाइज चीज़ होती है, तो एक जगह भी फेल होगी तो दूसरे जगह डेटा होता है आपका, ठीक है. तो ये आपका 1 2 3 4 आपका है. द फर्स्ट आश्रम इस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी, कौन सा आश्रम था जो महात्मा गांधी ने पहली बार इस्टेब्लिश किया था, साबरमती आश्रम, बारडोली तालुका आश्रम, कोचराब आश्रम एंड सेवाग्राम आश्रम. तो आपको इसमें बताना है आंसर. तो साबरमती आश्रम तो बहुत दिन कोई बाद हुआ था दोस्तों, यहाँ पे आंसर कोचराब. ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है. फिर से जो कोचराब आश्रम है ना इसको महात्मा गांधी, ये एक्चुअली फर्स्ट आश्रम इन इंडिया ऑर्गेनाइज बाय महात्मा गांधी है, जो 1915 में ही उन्होंने इसको अहमदाबाद सिटी के पास में इन्होंने इसको मतलब ये किया था, महात्मा गांधी सर ने सेटअप किया था, ठीक है. सेटअप आश्रम एंड लिव्ड देयर फ्रॉम 1970 to 30. कोचराब आश्रम नाम याद रखना है. इट वाज हिज बेस हियर एंड गांधी लेड दांडी मार्च ऑल्सो नोन एज सॉल्ट सत्याग्रह, यहाँ से ओरिजिनली कॉल्ड सत्याग्रह आश्रम, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग द मूवमेंट एंड पैसिव रेजिस्टेंस लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी. आश्रम बिकेम द होम टू द आइडियोलॉजी दैट सेट फ्री इंडिया. बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता होना चाहिए कि अहमदाबाद के पास में. BTIA बाइलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ये आपकी जो समटाइम्स न्यूज़ है, ये नेगोशिएशंस इंडिया के साथ किसके साथ है, GCC के साथ है, OECD के साथ है, शंघाई कॉरपोरेशन के साथ है या फिर यूरोपियन यूनियन के साथ है. तो आपको BTIA किसके साथ है, ये भी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन. तो अगेन इसका आंसर यूरोपियन यूनियन है, ठीक है. आप ये चीज़ याद रखेंगे. मुल्लापेरियार डैम के बारे में, ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर है. अब देखिए अब आप सबको पता होगा मुल्लापेरियार डैम इज इन
क्योंकि मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अभी ये एक वीक से रेगुलर ये न्यूज़ में रह रहा है। तमिलनाडु एंड केरला का जो इशू चल रहा है इस चीज़ के, ये डैम का लोकेशन तो केरला में है, लेकिन ये डैम का जो वाटर है मेजॉरिटी वो चेन्नई यूज़ करता है, क्योंकि ये वाला डैम जो है वो चेन्नई ने लीज़ में ले लिया था जब पुराना किंगडम था, वो भी 999 ईयर्स के लिए लीज़ में लिया हुआ था, जब ट्रैवनकोर बोलते थे, जो अभी प्रेजेंट डे केरला है, केरला है ट्रैवनकोर आपका, तब कुछ हुआ था तो उन लोगों ने लीज़ में लिया था। और अब इस डैम का इशू आ रहा है क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन करना है, तो केरला हमेशा ऑब्जेक्शन करता है, क्योंकि स्टडीज़ से पता चलता है कि ये डैम के वजह से काफ़ी अर्थक्वेक्स एंड ऑल का खतरा है, तो ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये आपकी जो मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पे है, अब देखिए थोड़ा थोड़ा आप गेस करिए। अभी देखिए आपको पेरियार नदी पता होगा, आपको पेरियार नदी कहाँ है, ठीक है, पंबा नदी के बारे में आपको पता होगा, लेकिन अगर आपने ध्यान से मेरा डिस्कशन देखा होगा तो मैंने आपको बताया था मुल्लायार एंड पेरियार इसका आंसर है। ओके, मुल्ला पेरियार डैम मुल्लायार एंड पेरियार डैम के कॉन्फ्लुएंस में है। पेरियार टाइगर रिजर्व यहाँ ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु, ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करता है, इरिगेशन के लिए 999 ईयर लीज में मिला था ब्रिटिश रूल के अंदर, एंड वे हैंडेड ओवर टू तमिलनाडु। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, मुल्लायार एंड पेरियार। ओके, चलो। ओह, व्हाई इट इज नॉट गोइंग, ओह गॉड व्हाट्स हैपनिंग, जस्ट 1 मिनट फ्रॉम करंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है, अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट सिप्री, since 2010 USA has been the source of more than half of India's arm import। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि USA has been the source of more than half of India's arm import? Second, USA provides only non-lethal defense technology weapons to India and Russia provides high-end technology weapons। इसमें आपको करेक्ट पूछना है, तो कोशिश करिए आप इस चीज़ को अटेम्प्ट करने का। चलिए मैं आपको आंसर बताती हूँ, इसका आंसर 2 ओनली है। ठीक है, इसलिए ना हम रशिया से अभी क्या नाम है उसका S-400 रशिया से ले रहे हैं, तो US बोल रहा है कि काटसा लगा देगा हमारे ऊपर। सुबह सुबह आज के डिस्कशन में डिस्कस किया था हमने। अब देखिए ये सिप्री USA हैज़ बीन द सोर्स ऑफ मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज़ आर्म इम्पोर्ट, नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है आपका। ठीक है, इंडिया हैज़ बीन द लार्जेस्ट रशियन आर्म इम्पोर्टर्स, हम सबसे ज़्यादा रशिया से इम्पोर्ट कर रहे हैं ना, हम सबसे ज़्यादा USA से इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फेवरेबल रशियन मिलिट्री एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, लेकिन देखिए वो धीरे धीरे हम लोग कम कर रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा हम रशिया से ही इम्पोर्ट करते हैं। अब देखिए USA हमें नॉन लीथल टेक्नोलॉजी देता है जिसमें हरकुलस आ जाता है हमारा, P8I पॉइजडॉन। ठीक है, लेकिन रशिया देखिए ब्रह्मोस आ गया हमारे पास, S-400 जो हम रशिया से ले रहे हैं, ये सब बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी वाली होती है। यहाँ पे आप हरकुलस याद रखेंगे, वो आपकी USA की है। ओके, अभी ग्रे लंगूर्स के बारे में है, इंडेंजर्ड है क्या ये IUCN के स्टेटस में? दे इनहिबिट बिटवीन इतना मीटर्स अबव मीन सी लेवल इन ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। देखिए ये भी बहुत फैक्चुअल है, अगर आपको नहीं पता होगा ये वाला चीज़ तो फिर आपको आंसर गलत हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें दोनों आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये वाला जो है इंडेंजर्ड, ये बिल्कुल भी इंडेंजर्ड नहीं है, ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के में आता है। और कभी भी आप ये जो लंगूर्स है ना, ये कोनीफेरस, अगर देखिए एक तो ये बोल रहा है 2200 एंड 4000 मीटर्स अबव मीन से सी लेवल, और ये बता क्या रहा है ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। क्या क्यूट, इतने हाइट पे क्या आपको ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट या फिर कोनीफेरस फॉरेस्ट मिलेगा? सब ट्रॉपिकल, मॉइस्ट टेम्परेट, एल्पाइन, कॉनीफेरस, इस टाइप का फॉरेस्ट यहाँ पे मिलता है। ओके, दे इनहिबिट इन एरियाज बिटवीन इतना 2200 टू 4000 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। ओनली बोल रहा है दोस्तों, ओनली, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इतने मीन अबव में आपको कोनीफेरस फॉरेस्ट नहीं मिलेगा? तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके यूज़ करना, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट इज GDAM के बारे में है, ग्रीन डे अहेड मार्केट। Any renewable energy generating company can set up and sell renewable energy on the exchange. India is the only large electricity market in the world जिसने implement किया है GDM exclusively for renewable energy। आपको correct आंसर मार्क करना है, तो both इसका करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स,
ओके, ये कौन रिलीज़ करता है? अब थोड़ा सा और ध्यान लगाएंगे आप, जर्मन वॉच, यूएनईपी, काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, ये हो सकता है क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होगा क्या क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी के लिए? इज़ इट पॉसिबल? इज़ इट पॉसिबल? इज़ इट पॉसिबल? तो आपको थोड़ा सा ध्यान में लगाना है। खैर इसका आंसर ये है। ओके, काउंसिल ऑन एनर्जी एंड एनवायरमेंट वाटर प्रोग्राम, ये मैंने आपको बताया था। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जो है आपकी सीव रिलीज कर रही है, ठीक है। इंडिया का 640 डिस्ट्रिक्ट्स को एनालाइज किया है और ये फाइंड किया है कि 463 ऑफ दीज आर वल्नरेबल टू एक्सट्रीम फ्लड्स, ड्रॉट एंड साइक्लोन्स। देख लो कितना खराब सिचुएशन है हमारा। तो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स आपका काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिलीज करती है। द रिसेंटली पब्लिश्ड टाइटनिंग द नेट रिपोर्ट इज रिलेटेड टू टाइटनिंग द नेट। ओके, क्या ये इंटरनेट से रिलेटेड है, यूज ऑफ इंटरनेट? क्या ये इलेक्ट्रिसिटी लॉस से रिलेटेड है, मरीन फाउना प्रिजर्वेशन, या फिर नेट जीरो कार्बन टारगेट्स? अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने इसी वीक इसको डिस्कस किया है। ये नेट कार्बन टारगेट से रिलेटेड है। ओके, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है टाइटनिंग द नेट, जिसको ऑक्सफैम इंटरनेशनल जो पॉवर्टी से रिलेटेड भी रिपोर्ट पब्लिश करती है, इसने पब्लिश किया हुआ है। ओके, तो है टाइटनिंग द नेट, दैट इज नेट जीरो कार्बन टारगेट्स। 20 क्वेश्चन। India has approved the commercial cultivation of which GM crops? BT cotton, golden rice, HTBT and BT brinjal। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई थिंक आप सबको पता होगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है वन ओनली, क्योंकि देखिए बीटी ब्रिंजल इंडिया में कोई भी अलाउड नहीं है बीटी कॉटन को छोड़ करके, बट लोग इसका क्या करते हैं, बिना बताए हुए फार्मिंग करते हैं, जिसके लिए पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब की गई है लॉ में। ओके, तो हमारे इंडिया में बस बीटी कॉटन ही प्रिस्क्राइब्ड है। अब देखिए बांग्लादेश गोल्डन राइस यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, ये वाला चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में आई थिंक इन्फॉर्मेशन आपको पता होगा, देखना चाहे तो आप देख लीजिए पॉज करके इफ़ यू वांट टू रीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। अगेन देखिए इसका नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है ये ओसोवॉग है, इम्प्लीमेंटिंग वन सन वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। ओके, सॉरी। द न्यू हाइड्रोजन इनिशिएटिव वाज लॉन्च एट द 4th जनरल असेंबली ऑफ ISA। बहुत फैक्चुअल एंड बहुत ईजी क्वेश्चन, अगेन इसका बोथ अबव द अबव आंसर है। ओके, ISA मैंने आपको बताया है ये आपका कौन से कॉप में हुआ है, आप बताएंगे मुझे, क्योंकि अभी मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको ये बताया था। हेडक्वार्टर्स मैंने आपको बताया है ये, ठीक है। ये जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, को फाउंडेड बाय इंडिया एंड फ्रांस, पेरिस, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ओके, गुरुग्राम, नाइस जो है वो ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एपेक्स नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट, एवरग्लेड्स नेशनल पार्क, ये भी डिस्कस किया हुआ मैंने। इन न्यूज़ इज़ फ्रॉम विच ऑफ द कंट्री? इंडिया तो नहीं होगा, आई डोंट हैव टू टेल यू द आंसर, आई एम सॉरी। तो देखिए इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम, इसमें ये कौन से कंट्री में है? तो इसका आंसर आपका USA। एवरग्लेड्स जो है आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जैसे इंडिया के साथ 5 जो जगह आए हैं ना, उसमें एवरग्लेड्स का ये जो मैंने आपको बताया ब्लू कार्बन के बारे में, इंडिया सुंदरबन जो है 5 साइट्स विद हाईएस्ट ब्लू कार्बन ग्लोबली, उसमें जो कुछ है उसका ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया वाला, एवरग्लेड्स आपका US वाला, फिर आपका बांग्दे आर्गुइन नेशनल पार्क मॉरिटेनिया वाला, और सुंदरबन हमारा बांग्लादेश और इंडिया वाला वो। वराहा, सजांग, सार्थक और समटाइम्स सीन इन द न्यूज़। वराहा, वराहा पढ़ते हैं ना हम, किसका? विष्णु भगवान का वराहा अवतार। तो वराहा, सजग, सार्थक और समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, ये क्या है? कोई रिवर है, आइलैंड है? क्या ये फ्रॉग स्पीशीज़ है? क्या ये कोई पेट्रोल वेसल है? क्या ये अटैक सबमरीन है? क्या है ये क्वेश्चन हमारा। तो आंसर हमारा इसका ऑफशोर पेट्रोल वेसल सही है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू संभव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ अ नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय MSME संभव प्रोग्राम अंडर द इनिशिएटिव स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस ITIs विल बी इनकरेज टू टेक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। करेक्ट पूछा है, अगेन बहुत सिंपल है इसका आंसर बोथ है। MSME ने इसको ही लॉन्च किया है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसमें अवेयर किया जाएगा ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो MSME से और ज़्यादा
नॉलेज बढ़े उन चीज़ का, और डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चे को आपका इनकरेज किया जाएगा। तो ये सिंपल सा चीज़ है, नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू अग्नि 5 मिसाइल, मैंने बताया है अग्नि 5 मिसाइल के बारे में आपका, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और मतलब काफ़ी 5000 किलोमीटर प्लस इसकी रेंज है, ओके। आपका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम जो होती है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम APJ अब्दुल कलाम वाली जो होती है, उसमें आपका 5 मिसाइल आता है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, अस्त्र, नाग। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अग्नि क्या सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। इट इज़ फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली। इट इज़ केपेबल ऑफ कैरिंग अ न्यूक्लियर वॉरहेड ऑफ 1.5 टन। तो ईजिली आप इसका आंसर बना सकते हैं 1 और 2, क्योंकि ये जो है केपेबल ऑफ कैरिंग इट इज़ केपेबल ऑफ कैरिंग अ न्यूक्लियर वॉरहेड ऑफ 105 टाइम्स। ओके, इसमें इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा है, तो एयर टू एयर, ओके 1 मिनट, हाँ सरफेस टू सरफेस, सॉरी। 2 मिसाइल जो होती है ना पतन में, पृथ्वी एंड अग्नि दोनों सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो आपको ये जो मैंने बताया ना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, अस्त्र एंड नाग, इसमें आपको याद रखना है पृथ्वी एंड अग्नि ये दोनों, क्योंकि देखिए पृथ्वी में, अग्नि भी पृथ्वी में, ये लैंड में चलेगी, तो ये दोनों सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो जाती है आपकी। तो ये वाला जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। ओके, अब त्रिशूल को कैसे छोड़ोगे आप, यहाँ से देख करके ऊपर छोड़ोगे ना, तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल हो जाती है। अस्त्र ए होता है तो एयर टू एयर मिसाइल होती है। और नाग तो आपको पता ही है, ये आपकी एंटी टैंक मिसाइल जो होता है ना वो होता है। तो ये गलत आपका, ये देखिए ऐसा वाला एक्सट्रीम वर्ड्स वाला भी गलत होता है, बस ये लिक्विड प्रोपेलेंट वाली नहीं होती है। ये 3 स्टेज फ्यूल्ड है, इसका 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, मार करके भूल जाओ वैसे टाइप का। और ठीक है, अब 5 मिसाइल पटना या फिर पतन आप याद कर लीजिए, वो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के अंदर जो 5 आती है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो 5 के अंदर है आपकी पटना या फिर पटन, याद कर लो आप। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज डिस्कशन, जो ट्रिग्नोपेट्रस कोरोना है वो क्या है? अ न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पीशीज वेस्टर्न घाट में, म्यूटेटेड वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। अभी कोरोना है मतलब ये बिल्कुल ऐसे ये आंसर नहीं होगा। न्यूली डिस्कवर्ड बीटल है क्या इंडोनेशिया के आइलैंड में, या फिर एक बटरफ्लाई स्पीशीज़ है अमेजॉन फॉरेस्ट में। तो अगर क्लास किया होगा तो इजीली आपको पता होगा, बीटल है जो इंडोनेशियन आइलैंड में डिस्कवर की गई है। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड क्वेश्चन के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे जिसका नाम है स्वेवन लर्नर्स। ओके, आई होप सो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। और चलिए फिर, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड डे।